नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेतों, प्रतीकों और बिंबों की राजनीति करने के धनी व्यक्तित्व माने जाते हैं। उसी के साथ प्रधानमंत्री सर्व शिक्षा अभियान भी चलाते हैं। अब आप कहेंगे, प्रधानमंत्री का सर्व शिक्षा अभियान से क्या मतलब? ये तो सरकार का एक मंत्रालय चला सकता होगा। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब जिसमें जनता को जन जन तक कुछ ऐसी बातें जरूर बताई जाएं और उनको जानने पर मजबूर किया जाए या उनकी रुचि पैदा हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें वो सच को जान सके, सच के बारे में अध्ययन कर सके। प्रधानमंत्री असम के दौरे पे थे। आप सबने देखा होगा काजीरंगा से उनकी तस्वीर, जहां वो हाथी पर बैठ के और एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे काजीरंगा को। शायद बहुत सारे दर्शकों को ये नहीं पता हो कि प्रधानमंत्री बहुत सारे अपने संकेतों से एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी काम करते हैं। सबको याद होगा लक्षद्वीप में जाके उन्होंने किस तरह का संदेश दिया टूरिज्म के लिहाज से। हालांकि मालदीव का क्या हाल हुआ ये सब जानते हैं। काजीरंगा से भी उन्होंने टूरिज्म का एक संकेत दिया, जहां वो काजीरंगा को एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री उसी असम में लचित बड़फुकन उनके एक भव्य प्रतिमा का अनावरण करते हैं। मैं दावा नहीं करता, मैं शेखी भी नहीं बघारूंगा, मैं चैलेंज भी नहीं करूंगा दर्शकों को, लेकिन ये हकीकत है दर्शकों कि कल जब प्रधानमंत्री बड़फुकन जी के मूर्ति का अनावरण कर रहे थे तो देश में बहुत सारे लोगों को लचित बड़फुकन के बारे में बेहद कम जानकारी। औरंगजेब, आप सोचिए जरा, औरंगजेब के बारे में सबको जानकारी है, लेकिन उसी औरंगजेब को परास्त करने वाले और औकात दिखाने वाले लाचित बड़फुकन, जो कि अहोम के एक बड़े व्यक्तित्व जो समकालीन थे औरंगजेब के, उनके बारे में हमें कितना कम बताया गया। ये साजिशन हुआ, ये हमारी आपकी कमी है। हमारे साथ एक बार फिर हमारे प्रारब्ध के सम्मानित गेस्ट ओंकार नाथ जी हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं ओंकार जी का। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। लंबे समय बाद एक बार फिर हम लोग रूबरू हो रहे हैं। जी दर्शकों, ओंकार नाथ जी पेशे से शिक्षक हैं, इतिहास के शिक्षक हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो इतिहास में खासतौर से इस्लाम के बारे में बड़ी गहन अध्ययन ही नहीं, गहन सोच और दृष्टि भी रखते हैं। इनकी किताब भी है जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। अब वो किताब पब्लिश हो चुकी है। ओंकार नाथ जी से जब भी हम बात करते हैं तो प्रारब्ध के इस मंच की एक विशेषता हमने धीरे धीरे करके स्टैब्लिश किया है दर्शकों, कि जब जिस विषय पर बात करें तो उस विषय के विशेषज्ञ से बात करने का हमारा प्रयास रहता है। और इसी क्रम में क्यों याद किया जाना चाहिए लाचित बड़फुकन जैसे व्यक्तित्व को, जिन्हें प्रधानमंत्री ने इस तरीके से देश के सामने रखा है उनकी भव्य मूर्ति का अनावरण करके। ओंकार नाथ जी, क्यों याद रखा जाना चाहिए और क्यों याद नहीं रखा गया? इन दोनों सवालों की शुरुआत से जरा आप शुरू करें तो बेहतर हो। देखिए, लचित बड़फुकन के ऊपर जब भी वार्ता हो तो कुछ 4-5 बिंदु हैं जिनके आधार पर इसको देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, लचित बड़फुकन जैसे नायक हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, पहली बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि युद्ध तो बहुत से हुए हैं चोल चालुक्यों के बीच में या विजयनगर चालुक्यों के बीच में, ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और सबसे बड़ी बात, इतिहास में हम उन घटनाओं को पढ़ते हैं जहां से इतिहास या समाज बदलने की नींव पड़ती है, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, 1857 की क्रांति। तो क्या पूरे भारत के ऐतिहासिक क्रम में, सांस्कृतिक जो भी परिवर्तन हो उस क्रम में लचित बड़फुकन एक टर्निंग पॉइंट है? और आज हमारे समाज के ऊपर लचित बड़फुकन के समय काल में जो भी घटनाएं घटी, क्या उनका कोई असर पड़ रहा है आसाम के ऊपर या पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर? तो इन्हीं दृष्टि से देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब के दादा, नानी, फलाना ठिकाना सब हमें याद है, लेकिन हम लचित बड़फुकन का नाम ही नहीं सुने। स्वयं मैं इतिहास का एक शिक्षक और विद्यार्थी रहा, लेकिन इतिहास की किताबों में कहीं भी इसका कोई वर्णन, उल्लेख नहीं है। 2022 में
वहां पर एक लगभग काफी लंबी मूर्ति 125 फीट मूर्ति की नींव रखी गई। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मतलब एक इंडिकेटर के रूप में, जिसका अभी इनॉग्रेशन पीएम साहब ने किया है। तो कल को जो मूर्ति हमारे सामने आएगी तो हम उस मूर्ति को देख के क्या सोचेंगे? जैसे हम सरदार पटेल की मूर्ति को देखते हैं या महात्मा गांधी की मूर्तियों को देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद की मूर्तियों को देखते हैं, तो मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति अपने साथ पूरी की पूरी सांस्कृतिक विरासत और कथा कहानियां भी लेके आती हैं। जैसे रावण को हर वर्ष हम जलाते हैं, अभी होलिका भी दहन करेंगे, तो सिर्फ रावण नहीं जलते हैं, रावण के साथ पूरी रामायण की सीख हमारे अंदर या हमारी आने वाली पीढ़ियों में हमेशा याद दिलाती है कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलना है। ठीक उसी तरह लचित गुरकनफन हमें वो याद दिलाएंगे कि हमारा देश, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का वो कौन सा पड़ाव था जो वो गुजर रहा था, और लचित बुरकनफॉन एक नायक की तरह हमारे सामने। तो जो प्रतिमा का अनावरण किया गया वो भारत के इतिहास में प्रतिष्ठित करने का वो प्रयास है। जो काम किताबें नहीं कर सकी हैं, वो कल को यह प्रतिमा जो अनावरण हुआ है वो भारत के जन जन में इस बात को प्रतिष्ठित करेगा कि कौन था लचित बुरकनफॉन और क्या था इसका योगदान। इतनी सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा इसको हम इतिहास के अंदर जाते हैं। लचित बुरकनफॉन आसाम के, जिसको हम प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जानते हैं हमारे साहित्य में, वहां के अहोम डायनेस्टी का कार्यकाल माना जाता है 1228 से लेकर के 1826, मतलब 600 से 700 साल तक वो साम्राज्य कायम रहा। और उसी साम्राज्य के एक सेनापति रहे लचित बुरकनफॉन। जैसे कि अब सेनाओं के जो कमान होते हैं, जैसे देका, सोकिया, हजारिका, राजखोआ, बुरकनफॉन, ये सारे सेनापतियों के नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हजारिका 1000 सेना नायकों के कमांडर को कहा जाता था, राजखोआ 3000 सैनिकों के कमांडर को कहा जाता था। उसी तरह बुरकनफॉन 6000 सैनिकों के दस्ते को हेड को कहा जाता था। ठीक जैसे इस्लामिक सेना में खान टाइटल एक होती है, नाम सुना होगा, सलमान खान, आमिर खान। जो 30 लोगों को मारते थे उनको खान की उपाधि दी जाती थी। 30 मार खान, नाम सुना होगा, ध्यान से सुनिएगा, 30 मार खान, 30 को मारोगे तो खान को उपाधि मिलेगी। तो उनके यहां भी टाइटल ऐसी थी, लेकिन वहां मारने पर टाइटल दी जाती थी गाजी की उपाधि। लेकिन हमारे यहाँ कमांडर होते थे और उन कमांडरों के पद पर थे आपके लचित बुरकनफॉन। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसी कार्यकाल में औरंगजेब, भारत के मुगल साम्राज्यों में सबसे बदनाम शासक, इसने 8 बार अटैक किया पूरे नॉर्थ ईस्ट को कब्जे में लेने के लिए। बहुत भयानक युद्ध हुआ, सराय घाटी की जंग 1671 ईस्वी में हुई थी और करीब करीब अलग अलग आंकड़े मिलते हैं 4000 सैनिक भेजे गए थे और उस 4000 सैनिकों के साथ अहोम डायनेस्टी की युद्ध हुआ था। आप पूरे इतिहास को उठा करके देखेंगे तो जो घटनाक्रम शिवाजी के साथ घटा, ठीक वही घटनाक्रम आसाम के अहोम डायनेस्टी के साथ घट रही है। निरंतर युद्ध हो रहे हैं और ये युद्ध आज से नहीं हो रहा है। तुर्क शासन जब से मिला, मतलब तुर्क आए, उसके बाद मुगल आए, तो निरंतर 8 या 9 बार नॉर्थ ईस्ट पर, आसाम को पर अटैक करने के लिए सेनाएं भेजी जाती रही दिल्ली से, चाहे वो गुलाम डायनेस्टी हो, खलजी डायनेस्टी हो, या तुगलक डायनेस्टी हो, या लोधी डायनेस्टी हो। इनफैक्ट कि बाबर और अकबर के कार्यकाल में भी डायनेस्टी में फौज भेजी जाती रही, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। जैसे ही वो आसाम के ऊपर बढ़ते, इस डायनेस्टी से उसकी भयंकर जंग होती, वो इनको परास्त कर देते। तब जाकर के उन्होंने आसाम को जीतने के लिए ही कलकत्ता होते हुए ढाका के ऊपर कब्जा शुरू किया और वो पूरा ढाका का इलाका जो आज बांग्लादेश के नाम से है, वो धीरे धीरे इनके कब्जे में आया और निरंतर युद्ध होते रहे। इनकी संख्या हजारों में है, इनकी कहीं कोई काउंट नहीं है। औरंगजेब के कार्यकाल में 2 सेनापतियों का उल्लेख मिलता है, मीर जमुला का और एक दिलेर खान का। इनका अटैक हुआ, इन्होंने तत्कालीन अहोम डायनेस्टी को परास्त भी कर दिया और कुछ अपमानजनक संधियों के ऊपर हस्ताक्षर भी करवाए।
लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को परास्त किया और शिवाजी को मुगल मनसबदार बनाया। परिस्थितियों का सामना करते हुए शिवाजी ने मुगल मनसबदार बनना स्वीकार भी किया और आगरे से किस प्रकार वो औरंगजेब के कैद से भागे और फिर उन्होंने मराठा स्वराज की स्थापना की और उसका एक पूरा इतिहास देश के लोगों को प्राप्त है। लेकिन यहां पर लचित बुरखन और अहोम डायनेस्टी के इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है। ये मीर जमला और दिलेर खान अहोम डायनेस्टी को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं, अपमानजनक संधियां भी करते हैं, मंदिरों को भी तोड़ते हैं और इस्लामीकरण का जो दौर जो उन्होंने हर जगह स्टार्ट किया वो करते हैं। लेकिन इसी में जो नया राजा आता है वो लचित बुरखन जैसे सेनानायकों को सामने लेके आता है और वो सारी आजादी देता है लचित बुरखन को। लचित बुरखन वो नायक है जो मुगलों की युद्ध रणनीति को अध्ययन करते हैं, सारे हथकंडों को देखते हैं, उनसे सीख लेते हैं और उनसे लड़ने का नया मोर्चा बनाते हैं, चाहे वो दीवार खुदवाना हो या खंदक खुदवाना हो या नौसेना हो। अभी तक शायद लोगों को नहीं पता कि शिवाजी ने ही नौसेना का गठन किया था, लेकिन मुगलों को धूल चटाने वाले लचित बुरखन ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर नौसेना का गठन किया और 3 मोर्चों के ऊपर पुनः पराजित करा के आसाम को या गुवाहाटी को मुक्त कराया। आज जो आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में आसाम या पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति जो आज अपने मूल स्वरूप में है, महाभारत काल से प्राग ज्योतिषपुर का पूरा वर्णन और उल्लेख मिलता है, आज वो सुरक्षित है तो वो लचित बुरखन के प्रयासों का ही परिणाम है। अगर लचित बुरखन हार जाते, परास्त हो जाते, तो पूरा का पूरा आसाम और नॉर्थ ईस्ट का वही हाल होता जो आज कभी ढकेश्वरी देवी ढाका का इलाका है, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जैसे शिवाजी ने महाराष्ट्र की धरोहर को सुरक्षित किया, ये वही समय काल है जब गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्रदेश मतलब पंजाब को इनके चुंगल से निकाला। बुंदेला राजा भूषण के शिष्य वीर सिंह बुंदेला ने जिस प्रकार निकाला, ठीक उसी तरह लचित बुरखन ने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुगल जिहादी शक्तियों से बाहर निकाला। तो लचित बुरखन वो टर्निंग पॉइंट है। इसे आप एक बिल्कुल उन्हीं तरह के योद्धाओं की श्रेणी में रख सकते हैं जैसे हमारे महाराणा प्रताप हैं, राणा सांगा हैं, शिवाजी हैं, वीर सिंह बुंदेला हैं या गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक उसी तरह भारत के इतिहास के स्वर्णिम दौर का एक और नायक है लचित बुरखन। ये उन हजारों जी सर जी बिल्कुल ओमकार जी, जिस तरीके से आपने इतने कम समय में लचित बुरखन जैसे ग्रेट जो वॉरियर्स थे जिनको भुला दिया गया, अब यहीं से मेरा एक सवाल आता है। बहुत सारे दर्शकों को इतने कम में आपने जो बताया तो एक आइडिया हो गया कि किस तरह का व्यक्तित्व था और क्या उनका रिलेशन था औरंगजेब के साथ और किस तरीके से आज का जो असम है उसकी जो संस्कृति है और पूरे पूर्वोत्तर की संस्कृति है उसका अगर संरक्षण हो पाया है तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के महान योद्धाओं का योगदान है। और वो किस काडर के थे, कहाँ उनका प्लेसमेंट था। आपने शिवाजी के साथ जोड़ा उनको, आपने महाराणा प्रताप के साथ जोड़ा, लेकिन यहीं आके एक सवाल अब दूसरे भाग में चर्चा के जब हम चल रहे हैं, साहब ये बताएं, आज ओंकार नाथ जी और अवनीश शर्मा को प्रारब्ध के इस मंच पर बैठ के लचित बुरखन जैसे विराट व्यक्तित्व से लोगों को परिचित कराना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को आज लचित बुरखन की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ रहा है और उसके जरिए ये हम इतिहास के शिखर पुरुष को पहचान पा रहे हैं, उनके बारे में बात कर पा रहे हैं। सर, क्यों नहीं अभी तक इस विभूति का जिक्र हुआ? इतिहास तो बहुत लोगों ने लिखा है, इतिहास पढ़े भी खूब हैं, इतिहास के नाम पर झूठ भी खूब परोसा गया है, लेकिन ऐसे सच को क्यों दबाया गया? क्या समझेंगे आप? सर, इसके पीछे भी पूरी वही ठोस रणनीति है। 10 साल होने जा रहे हैं मोदी सरकार को, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर इनको पहल करनी थी जो अभी तक नहीं हो पाई है। वो है शिक्षण नीति में बदलाव, इतिहास के पाठ्यक्रमों का संशोधन। टीवी पर खूब चर्चा हुई है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई, लेकिन मैं आज ही सुबह आईएएस के बच्चों को पढ़ा करके आया तो मुझे अभी भी वही पढ़ाना पड़ रहा है, आर्यों का आक्रमण या इंडो इस्लामिक शैली।
या औरंगजेब एक बदनाम बादशाह था तो हमें बताना पड़ता है कि वो पॉलिटिकल कारणों से ऐसा ऐसा किया। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। दो तरह की विचारधारा थी, उनका कहीं कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जैसे हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। पूरे उनके रिसोर्स कहते हैं कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है मुझे। कहीं कोई इंडो इस्लामिक शैली या जो मनगढ़ंत बातें ऐसे नहीं है, पूरा रिसोर्स है, आप उठा करके देख लीजिए। मैंने पूरी अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है, उन्हीं के दस्तावेजों को उठा करके रखा है। तो लड़ाइयां पहले भी होती थी, चोलों के बीच में, चालुक्यों के बीच में, वो साम्राज्य के लिए होता था। वो युद्ध हुआ, एक राजा गया, दूसरा राजा हुआ। समाज में दरार डालना, समाज की नीतियों को बदलना, धर्म और संस्कृतियों को प्रहार करके खत्म करना, ये सब नहीं होता था। लेकिन पूरे मेडिएवल इंडिया में ये सब किया गया। और यही काम जो नेहरू जी के टाइम पीरियड में लेफ्टिस्ट लोगों ने, लिबरल लोगों ने एक मनगढ़ंत बातें रखी, जो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इंप्लीमेंट हुआ, वही चीजें आज भी चल रही हैं। लचित बुरखन को छोड़िए, उत्तर प्रदेश के सुहलदेव राजा के बातें जिनकी गाथा पूरे इस्लामिक साहित्य में कही जाती है, वो नहीं है हमारे यहाँ। बप्पा रावल का भी नाम नहीं है। तो लचित बुरखन तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो औरंगजेब जिसका साम्राज्य सबसे ज्यादा विशाल माना जाता था मुगल डायनेस्टी में, उसके साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग महाराणा प्रताप को जानते हैं, मेवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम या अकबर के सामने घुटने टेकने वाला। लेकिन महाराणा प्रताप ने सिर्फ एक युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी, उसके बाद उन्होंने अधीनता नहीं कबूल की, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर 30 साल तक लचित बुरखन निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और अपने मामा तक का भी वध कर दे रहे हैं, जो पैसा लेकर के मुगलों से समझौता कर रहा था। मातृभूमि पहले, शिवाजी के बराबर समकक्ष या गुरु गोविंद सिंह के बराबर उनका व्यक्तित्व तो दिख रहा है। मुझे तो महाराणा से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है लचित बुरखन। अब चूंकि महाराणा की गाथा कहने वाले लोग कर्नल जेम्स टॉड आ गए, जो हमारे अगल बगल आज भी बैठे हुए हैं, बट लचित बुरखन की गाथा कहने वाला कोई नहीं बचा। या हो सकता है कि अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे आएगा। और वही गंगा जमुनी तहजीब, मिली जुली संस्कृति, इंडो इस्लामिक कल्चर के तहत जो किताबें लिखवाई गई इंदिरा गांधी टाइम पीरियड में, वो आज तक चल रही है। उनको न बदला गया है, ना उनको चुनौती दी जा रही है। हम जैसे कुछ लेखक विचारक सार्वजनिक मंच से कह भी नहीं सकते। कारण क्या है कि हमारे ऊपर तुरंत आरोप लग जाएगा कि सर एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं, आप अपनी आइडियोलॉजी क्यों दे रहे हैं। लेकिन उनके धर्म ग्रंथों को उठा करके देखे, ऐतिहासिक ग्रंथों को उठा करके देखे, सब कुछ है। तो पिछले 10 सालों में जो सबसे ज्यादा चेंज होना चाहिए था एनसीईआरटी की किताबों में, हिस्ट्री के सिलेबस में, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं वही पूरी जिंदगी भर बच्चे लेकर के जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बात समझ में आती है। और ओंकार जी, आप देखें तो एक 10 साल का टाइम पीरियड अगर जिस इतिहास को इस झूठे तरीके से इन तमाम दशकों में निरूपित किया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है, एजेंडा खोरी के तहत उसको प्लेस किया गया है, निश्चित रूप से 10 सालों का एक समय ऐसा होता है कि जहां एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसको मैच्योर होने में, इसको पूरा पकाने में समय लग सकता है। ये बात एक कही जा सकती है। लेकिन उसी बीच में जब आप ये कहते हैं कि इन 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम होना चाहिए था, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन आप जरा सोचें, 2014-15 आज के 10-12 साल पहले ये वही पूर्वोत्तर है, भारत का पूर्वोत्तर है, जिसके बारे में एक आध खबर अगर हफ्ते 2 हफ्ते में राष्ट्रीय मीडिया में चल जाती थी, नाम आ जाता था मेघालय का, त्रिपुरा का, नागालैंड का, असम का, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और ज्यादातर खबरें इस तरह की आती थी, जब कभी बाढ़ आ गई असम में, तो उसकी एक खबर नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल मीडिया में चल जाया करती थी। मैं 2000 के आसपास लगभग मेरा एक 2-2.5 साल का समय उसी असम में बीता है। एक चीज मैंने देखी, असम कहा जाता है कि पूर्वोत्तर का गेटवे है, यानी पूर्वोत्तर के जितने भी और 6 बाकी राज्य हैं, वहां असम के जरिए ही बाकी सारी चीजें जाती हैं। अब आप उसको, मैं ये नहीं कहता हूं कि संस्कृति की चीजें जाती हैं, लेकिन कुल मिला के एक रिप्रेजेंटेशन, एक कलेक्टिव वो असम में दिखाई देता है। ऐसे में वह असम जो 2014 से लगातार राजनीतिक सत्ता परिवर्तन में भी एक राष्ट्रवादी धारा के साथ चल चुका है, क्या आपको ऐसा लगता है कि शेष भारत के साथ
खुद असम की धरती अपने उस पुरातन वैभव को पहचानने और पूरे विश्व के सामने, रेस्ट इंडिया के सामने रखने को तैयार है और लगातार उसका क्रम हो रहा है, जिसमें कि अब कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसका भी सहयोग मिल रहा है। इसको कैसे देखें? बिल्कुल। एक चीज तो मैंने शिक्षा नीति पर जरूर मोदी सरकार की आलोचना की है, लेकिन पूर्वोत्तर के विकास और पूर्वोत्तर को शेष भारत से सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समग्र रूप से जोड़ने में इस बारे में जो प्रधानमंत्री की या एनडीए गवर्नमेंट की जो पहल है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, डेवलपमेंट के माध्यम से हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, या आसाम की स्थानीय पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय संस्कृतियों को जोड़ने का काम हो, या फिर बोडो और उल्फा जैसे अलगाववादी संस्थाओं का एक तरीके से मुख्य धारा से जोड़ने का काम। यहाँ पर सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। कुछ थोड़ी बहुत कमियां जरूर दिख रही हैं मणिपुर वगैरह में, तो उसके पीछे देखिए बहुत सारे कारक हैं। लेकिन आसाम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो अवैध घुसपैठ की है। 2-3 फैक्ट मैं आपको और सामने रखूंगा। आज आसाम में आसाम के लोगों से ज्यादा संख्या बांग्लादेश के मूल के लोगों की हो चुकी है, 35 से 40%। बदरुद्दीन अफजल नामक अवैध व्यक्ति ने अवैध बांग्लादेशियों के सहारे एक दल भी बना लिया। वो बहुत बड़ी शक्ति है और उसके तार पाकिस्तान नहीं दुबई तक जुड़े हुए हैं। 30 से 40% वोटर वहां फर्जी हो चुके हैं और आसाम को जनसांख्यिकीय रूप से बदलने का काम 1902 से जिन्ना के टाइम से ही शुरू हो चुका है। 100 साल हो चुके हैं, अतिक्रमण अभी तक नहीं रुका। अभी हेमंत बिस्वा जैसे व्यक्ति, जो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री के बाद योगी आदित्यनाथ के समकक्ष निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में शामिल है, खुल के कई सारी बातें बोलते हैं। 40% अवैध मदरसे हैं जो विदेशी फंडिंग के सबसे बड़े स्रोत के रूप में अलगाववादी आतंक के नए जमवाड़ा के रूप में। तो जब तक आप आसाम के माइग्रेशन को सही नहीं करेंगे, आसाम में अवैध घुसपैठ को कंट्रोल नहीं करेंगे, घुस चुके बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का हथकंडा या घुस चुके बांग्लादेशियों के बाहर निकालने के लिए पूरे जोर से प्रयास करते हुए उनके हथकंडों को नहीं रुकेंगे, तब तक आप चाहे जितना भी कह ले, आसाम कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। 16 किलोमीटर के बॉर्डर के अंदर तक बांग्लादेशी घुस चुके हैं। नॉट आसाम, पूर्वोत्तर की उन सभी राज्यों की सीमा जिनके साथ बांग्लादेश लगता है बॉर्डर, 16 किलोमीटर तक घुस चुके हैं। और ये बात लोगों को पता नहीं, भेजे में क्यों नहीं घुसता कि जितना नुकसान पाकिस्तान ने नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान बांग्लादेश कर चुका है और अभी भी कर रहा है। नोआखाली से संदेश खाली तक का एक पूरा क्रमबद्ध इतिहास है। नॉट नोआखाली, थोड़ा और उसके पीछे जाइए तो बख्तियार खिलजी जब नालंदा को जलाते हुए घुसता है, तब से लेकर के आज तक जो जमीन डाल रही है और जो वहां के लोग हैं, उनके दुख, उनके आंसू, उनके अपमान और उनकी तृष्णा को देखने वाला कोई दिख नहीं रहा है। अभी तो संदेश खाली एक झांकी है, हजारों सालों का इतिहास रहा है। यहीं पर विचारधारा या आइडियोलॉजिकल वॉर या सिविलाइजेशन वॉर का जो कंसेप्ट है वो तो दिखाई देता है। इसे कौन देखेगा? आप चाहे लाख योजनाएं बना लीजिए, जमीनी स्तर पर आपके अगल बगल में शाहजहां शेख जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे इन तमाम निराशाजनक स्थिति के बाद जहां हमारे इतने बड़े महानायकों को लोगों से दूर रखा गया, उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई, तो निश्चित रूप से ये क्रमबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के काम हुए ताकि उसके ठीक पीछे, उसके ठीक आवरण के नीचे इस तरह के अवैध चीजें होती रहें, अवैध अतिक्रमण हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे भौगोलिक हो, हर तरह का हो। 2014 के बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन हुआ, तो आप देखिए बांग्लादेश असम के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर में कुछ गांवों का डिस्प्यूट था, प्रधानमंत्री ने उसको भी सॉल्व किया। और ये सब रास्ता एक तरफ ले जाता है कि जहां एक मजबूत बाड़ाबंदी हो इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की। और जो सबसे बड़ी आपने जिसको बड़े अच्छे से रेखांकित किया कि पाकिस्तान से कहीं ज्यादा
अवैध अतिक्रमणकारियों के रूप में बांग्लादेश ने हमारा नुकसान किया है। न सिर्फ सांस्कृतिक नुकसान किया है, बल्कि एक मजहबी आधार दे दिया है, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है इन तमाम नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों की। तो अब मुझे लगता है कि जब ये बॉर्डर डिस्प्यूट, ये गांव की अदला बदली के बाद एक स्थिति क्लियर हुई, तो अब वहां पर भी बात की जा रही है कि बिल्कुल परमानेंट, जैसे पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर जो है वो तारबंदी है, अब बाड़े हैं, उसी तरह का अब अस्थाई एक बड़ा बंदी बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी हो जाएगा। उसी के साथ जब मैंने ओंकार जी ये बात की कि 2014 के बाद आपने नाम ले लिया हेमंत का, विचार बड़े स्पष्ट हैं, देखिए काम बहुत लंबा है, बात से मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई, एक लाइन है। तो यहाँ तो सदियों ने की खताएं हैं, अब उसको लम्हे कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। मैं चाहूंगा कि आज की इस चर्चा का समापन करने के लिए एक अंतिम टिप्पणी आपकी तरफ से है। जी। लचित बुरकनफॉन को भारत के इतिहास में लाना होगा और ये भी बताना होगा कि उनकी विचारधारा क्या थी, और वो विचारधारा अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी भी हमारे देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति उन विचारधाराओं से निरंतर संघर्ष कर रही है, जिनको हम ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के नाम से जानते हैं। अब इसमें जिहादी शक्तियां भी हैं, इसमें वामपंथी शक्तियां भी हैं, और इसमें एक मिशनरी ताकतें भी हैं। ये तीनों शक्तियां अभी भी पूरी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में बैठी हुई हैं। और एक बात, आसाम को पूर्वोत्तर राज्यों का द्वार कहा जाता है, ये वो द्वार नहीं था। सारे इलाके कभी हमारे थे, वो तो 47 में जब पाकिस्तान बन गया, जो आज बांग्लादेश में है, तो हमारी व्यवस्था हो गई। 22 किलोमीटर का बॉर्डर है चिकन नेक। तो ये यूं ही नहीं हुआ है, राष्ट्र एक दिन में नहीं बनते हैं और राष्ट्र एक दिन में खत्म भी नहीं होते हैं। तो अगर आपको अपना राष्ट्र बचाना है तो इसके लिए पहल करनी होगी, नहीं तो आप भूलिए मत, कभी दुर्योधन का ननिहाल भी हमारा था, आज नहीं है। कभी लंका भी हमारा था, आज नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश हमारे थे, आज नहीं है। कभी ब्रह्म देश, ब्रह्मा का वर्मा भी हमारा था, आज नहीं है। कभी ढकेश्वरी देवी का ढाका भी हमारा था, आज नहीं है। ठीक उसी तरह कश्मीरियत, कभी ललितादित्य मुक्तापीठ का कश्मीर भी हमारा था, नहीं था, लेकिन आज हम पुनः उसको अपने पाल लेके आए हैं। तो उसी तरह कामाख्या देवी का मंदिर, अहोम डायनेस्टी, भूपेन हजारिका के गीत और असम का त्योहार बिहू, ये सब कुछ तभी सुरक्षित रह सकता है जब लचित बुरकनफॉन का वो संघर्ष, वो जज्बा और वो बलिदान की गाथाएं हमारे बीच में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे शिवाजी और राणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह की बातें हो। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरीके से बदले हुए परिवेश में, बदले हुए समय काल में पूरा नॉर्थ ईस्ट अब पूरे शेष भारत का, हालांकि देखिए आज के समय में अगर मुझे बैठ के दर्शकों ये कहना पड़ रहा है कि शेष भारत और पूर्वोत्तर, तो ये भी कितनी निराशाजनक स्थिति है। लेकिन ये क्रूर सच है जिसको कहना पड़ेगा। सिर्फ नारों में पूरे भारत को आप एक करके बांचेंगे, तो ऐसे ही लाचित बुड़फकन जैसे महान योद्धाओं के बारे में आज किन्हीं ओमकार नाग जी को किसी अवनीश शर्मा के साथ बातचीत करके आपके सामने रखना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा, हमारी संस्कृति का, हमारे देश का नहीं हो सकता, हमारी सभ्यता का नहीं हो सकता। और जैसा आपने कहा कि राष्ट्र एक दिन में नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। सदियों की गई खताएं एक दिन 10 साल में सही दुरुस्त नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, उसकी तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। और 2014 से इस देश के मतदाता ने उस तरफ ध्यान देना शुरू किया है, और न सिर्फ ध्यान देना शुरू किया है, बल्कि इसके लिए वो राजनीतिक शक्ति प्रदान कर रहा है उस व्यक्ति को जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि भारतीय सनातन संस्कृति और भारत की राष्ट्रीय जो एक संस्कृति है, जो मूल रूप से, स्वभाव रूप से, नैतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से केवल और केवल सनातन संस्कृति हो सकती है, उसके पुनरुत्थापन के लिए, उसके एनरिचमेंट के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहा है। ओंकार नाथ जी, आज आपने समय दिया और बंगाल के बिहू का आपने जिक्र किया। मेरा बंगाल, असम के बिहू से आपने जिक्र किया। मेरा बड़ा दिली रिश्ता रहा है असम से। मैंने अपने जीवन के दोस्त, बहुमूल्य साल और बड़े अच्छे अनुभवों के साथ उस असम में बिताए हैं। रंगाली बिहू, कंगाली बिहू और भोगाली बिहू, कभी सांस्कृतिक बात होगी तो इस पर भी बात करेंगे। दर्शकों, जानिए अपने देश को। देश दुनिया के बारे में हम जानते रहते हैं, लेकिन सोचिए किस साजिश के तहत हमें अपने ही देश के कई भागों से, कई नायकों से किस तरह साजिशन अपरिचित रखा गया।
धन्यवाद देते हैं ओंकारनाथ जी आपको कि आपने इतने कम समय में दर्शकों के सामने लाचित बोड़फकन और अहोम राज्य की उस तमाम गाथा को सामने रखा। हमें उम्मीद है कि आज सूचना क्रांति का दौर है, गूगल का दौर है, हर जगह तमाम मटेरियल इकट्ठे हैं। दर्शक जाएंगे, पढ़ेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे कि क्यों लाचित बोड़फकन जैसे योद्धाओं को याद रखना जरूरी है। उसी में एक समृद्ध भारत की नींव है, वहीं से वो सपना है जिसे आगे बढ़ाना है। ओंकारनाथ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ मुझे और ओंकारनाथ जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। नमस्कार।